गुड मॉर्निंग। आज हम गुड मॉर्निंग सर। ऑब्जर्वेशंस या एब्जॉर्प्शंस के कॉस्टिंग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर दोनों आपका शामिल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा, और अभी अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता क्या है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शंस। एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना, शोषित, ठीक है। शोषण या खपत या कहें कि विलयन, ठीक है। तो अवशोषण लागत विधि लागत लेखांकन की एक परंपरागत विधि है। इसकी गणना में जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर जो स्थिर और परिवर्तनशील, ठीक है, स्थिर व परिवर्तनशील फिक्स और वेरिएबल, ये दोनों अभी हम मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है ना। तो दोनों ही प्रकार की कुल लागतों को शामिल यानी अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। माने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज द practice of changing all cost, both variable and fixed, to absorptions, process or products। तो अवशोषण लागत की विधि लागत निर्धारण की एक परंपरागत विधि है, और इसकी गणना जिस समय हम करते हैं, कैलकुलेशन जब करते हैं, तो उस समय में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही प्रकार की कुल लागतों को शामिल किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो कुल लागत विधि फुल कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग टेक्निक, इसको हम ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? फुल कॉस्टिंग या टोटल कॉस्टिंग टेक्निक, ठीक है। फुल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्टिंग टेक्निक, ठीक है। ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं इसमें। तो अवशोषित लागत विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कच्चा माल है, ठीक है, कच्चा माल है, प्रत्यक्ष आपकी डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको जोड़कर हम प्राइम कॉस्ट ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। प्राइम कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें जोड़ती हैं, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि प्राइम कॉस्ट जो होता है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे आपके वेजेस है या फिर रॉ मटेरियल है या फिर अदर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं, यदि हम इनको लेते हैं, जोड़ जो होता है इसकी जो टोटल होता है वही प्राइम कॉस्ट कहलाता है। इसमें कारखाना व्यय को जोड़कर कारखाना लागत निकाली जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। ये भी मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया आपको कि कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है कॉस्ट स्टेटमेंट, उसमें आप लाइन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और आप सेलिंग प्राइस ये निकालते हैं, और उसके अंतर्गत प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो अलग अलग पार्ट में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको लेते हैं। तो इसमें कारखाना में जोड़ा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है, और फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, यदि हम इसको जोड़ दें तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट निकलता है, और प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी सेलिंग है या एडवर्टाइजमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इन सब को हम जोड़ते हैं तो फिर हमको क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट निकलता है। इसलिए हम इसको फुल या टोटल कॉस्ट टेक्निक भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट हो गया आपका, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट के साथ में हम इसको क्या बोलते हैं, फुल कॉस्टिंग। फुल कॉस्टिंग मतलब पूरे सारे चीजों की जोड़, है ना, कि भाई कितना, यदि किसी वस्तु को बनाने में खर्च हुआ है तो कितना खर्च हुआ है, तो उसके लिए निकालते हैं। ये आप पहले कॉस्ट अकाउंट में पढ़े हैं तो उसमें आपको मिला होगा कि भाई पर कास्ट कैसे निकालना है।
एक वस्तु का यदि आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें खर्च कितना आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर यूनिट के हिसाब से बनाते हैं कि भाई एक इकाई में यदि इतना खर्च आता है तो बाकी इकाइयों में कितना खर्च आएगा। उसके लिए हम एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको ध्यान में रखते हैं। तो एक्सपेंसेस जो खर्च होते हैं, जो व्यय होते हैं, उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये अभी मैंने आपको बताया। एक तो होता है आपका फिक्स्ड, दूसरा होता है वेरिएबल और फिक्स प्लस वेरिएबल। ये 3 तरीके के आपके व्यय एक्सपेंसेस को बांटा गया है। ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो कि स्थिर होते हैं। वेरिएबल खर्च जो है ये परिवर्तनशील होता है, यानी कि परिवर्तित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक इकाई बनाने के लिए कितनी सामग्री लग रही है, जैसे कि हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल जो होता है ये क्या होता है, क्वांटिटी के आधार पर घटता और बढ़ता है। अर्थात आप कितना बना रहे हैं ये इस पे डिपेंड होता है। यदि 1 यूनिट बना रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल लगेगा। यदि आप उसको बढ़ा दिए 10 यूनिट के लिए आप कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा। 100 यूनिट के लिए किए आप तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं, यानी कि कुछ हिस्से तक, यानी कुछ प्रतिशत तक, परसेंटेज तक के वो फिक्स होता है और कुछ जो परसेंट होता है वह परिवर्तनशील होता है। तो व्ययों को हम इन 3 मुख्य बिंदुओं पर विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर विक्रय की राशि जो होती है, ठीक है, डिफरेंसेस, अभी हमने बात क्या की है, आप जो जितने डायरेक्ट खर्च होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या निकलता है, प्राइम कॉस्ट निकलता है। ठीक है। प्राइम कॉस्ट में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री जो ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको जब हम प्लस करते हैं तो क्या निकलता है, हमको फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या करते हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होता है, एक्सपेंसेस ओवरहेड, इसको हम जोड़ते हैं तो क्या निकलता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है। इसके साथ में हम क्या करते हैं, प्लस प्रोडक्शन। जब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में यानी प्रशासनिक व्ययों को जब हम जोड़ देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के साथ इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं, जो बिक्री है, सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है इसको जब हम जोड़ते हैं तो क्या निकलता है हमको, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस जो है इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या निकल जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके पश्चात जो बिक्री की राशि होती है उससे इसको माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस से। तो ये क्या निकल जाता है यहाँ पर, प्रॉफिट लॉस। ठीक है। यानी लाभ हानि का पता चलता है। अब कुल लाभ या आय की गणना हम करते हैं तो उस सब में देखना होता है। तो अवशोषण लाभ लागत जो है, अवशोषण लागत लेखांकन, एब्जॉर्प्शन, स्टॉकिंग, शोषण जिसको भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तनशील और स्थिर दोनों ही प्रकार के लागत को शामिल करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन मूल्य में स्थिर लागत को भी शामिल किया जाता है, यानी कि स्थिर लागत में वह शामिल होता है। और इस पद्धति में लागत लेखांकन पद्धति जो कि मैंने बताया आपको, फुल कॉस्टिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ये ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, अकाउंटिंग या फिर परंपरागत लागत लेखांकन यानी कि ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जी इसको जाना जाता है। तो कुल लागत को मुख्यतः हम मूल लागत, मुख्य लागत, अभी जो मैंने आपको बताया
अंतर्गत हम किन किन चीजों को शामिल कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। कुल लागत जब हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, कुल लागत जब हम निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी चीजें लेनी होती है। एक तो होता है प्राइम कॉस्ट यानी कि क्या हुआ, मुख्य लागत, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या निकलता है आपका कारखाना लागत के बाद प्रशासन लागत, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये होता है प्रशासन लागत। उत्पादन लागत भी कहा जाता है, ठीक है, प्रशासन लागत या उत्पादन लागत। फिर चौथा पॉइंट क्या आ गया आपका, विक्रय, सेलिंग, आपका सेल्स, कॉस्ट, बिक्री लागत, ठीक है। इसमें फिर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, वितरण लागत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसको हम विभाजित करते हैं, बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसमें केवल रहते स्टॉक के मूल्यांकन में विक्रय और वितरण, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन लागतों को शामिल नहीं किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। इसको किसको शामिल नहीं किया जाता, स्टॉक के मूल्यांकन में विक्रय और वितरण लागतों को शामिल नहीं किया जाता, चाहे वे लागत परिवर्तनशील हो या फिर स्थिर हो, यानी कि वेरिएबल हो या फिर फिक्स्ड हो। तो इस प्रकार से अवशोषण लागत लेखांकन में वस्तुओं का उत्पादन के व्ययों में सभी प्रकार के व्यय, चाहे वे परिवर्तनशील हो चाहे वह स्थिर हो, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें वास्तविक लाभ की गणना में इसमें सहायता मिलती है। तो अब हम ये देखें कि भाई जो लाभ या आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम, हम इस पर ध्यान देंगे यहाँ पर कि अवशोषण लागत के अंतर्गत हम देखते हैं कि लाभ या आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम। तो अवशोषण लागत विधि में समस्त लागतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है मैन्युफैक्चरिंग या आपका फैक्ट्री कॉस्ट, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। तीसरा है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो निर्माण अथवा कारखाना लागत आप ये कह सकते हो, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्लियर हो जाएगा सामान्य प्रशासन, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। ये 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा हो गया आपका, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री कॉस्ट, निर्माणी या फिर कारखाना लागत। इसको इस तरीके से हम जानते हैं जिसमें कि प्रत्यक्ष व्ययों को हम जोड़ देते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट
इसमें कारखाना लागत के बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, जो प्रशासनिक खर्च होते हैं, जो ऊपरी व्यय होते हैं, उनको सबको हम जोड़ देते हैं, तब हमको क्या निकलता है, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट या फिर उत्पादन लागत प्रोडक्शन कास्ट निकलता है। और उसमें यदि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट जो होता है यानी कि विक्रय और वितरण व्यय, अर्थात माल को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के जो खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों को भी उसमें ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से मुख्यतः 3 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है, जितने भी लागत हैं इसके। और इन समस्त जो कारखाना व्ययों के उत्पादन लागत प्रोडक्शन कास्ट माना जाता है। इसमें हम प्रोडक्शन कास्ट जो होता है यानी कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपके डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको और परिवर्तनशील कारखाना पे या फिर स्थिर कारखाना पे इसको शामिल किया जाता है। जो फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट होते हैं उसको शामिल करते हैं। अब दूसरी ओर जब हम जाते हैं प्रशासनिक और आपके विक्रय और वितरण लागतों की अवधि लागत यानी कि पीरियड कॉस्ट भी इसको माना जाता है। और इस लागत विधि में जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन लागत पर किया जाता है, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया जाता है। और इस प्रकार से इस मेथड में जो फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं उसके कुछ भागों में आपके क्लोजिंग स्टॉक के रूप में उसको नेक्स्ट पीरियड के लिए यानी कि आने वाली अगली अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अर्थात सकल लाभ की गणना में कुल कारखाना ऊपरी व्ययों का केवल उतना ही भाग विक्रय आगम में से घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो जो कुल विक्रय हुए हैं, माल पर हुआ है, वह अवशोषण लागत विधि में आय की गणना के लिए स्पष्ट किया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें इसका एक फॉर्मेट के रूप में हम समझ सकते हैं। तो फॉर्मेट आप पुराना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सेकेंड में इसको पढ़ चुके हो, फिर भी इसको थोड़ा सा आप डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको, है ना, थोड़ा सा चार्ट लंबा सा बनेगा। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे इस तरीके से मिलेंगे। इसमें अमाउंट होंगे आपके, इतने अमाउंट का कॉलम है, इधर अमाउंट का है, और ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। अब इसमें आप देखते जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स लेते हैं, ठीक है। सेल्स यानी कि इसका कितना है, बिक्री कितना है, इसमें माइनस करेंगे कौन सी चीजों को, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसके अंतर्गत इनको लेंगे हम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, लेबर कह लो आप, वेजेस, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इन सब को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर हम क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंतर्गत आपके वेरिएबल्स, वेरिएबल जो कास्ट होते हैं यानी कि परिवर्तनशील, ठीक है, और फिक्स, वेरिएबल और फिक्स दोनों, ठीक है। अब फिक्स में क्या करते हैं हम, एक्चुअल प्रोडक्शन बेसिस पर, यहां पर आप ध्यान रखेंगे फिक्स्ड जो होगा
ये क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन बेसिस पर, यानी वास्तविक उत्पाद के आधार पर। ठीक है, ये आप दे देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका। अब इसमें ये जो खर्च होंगे इसमें आप ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ ओपन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को करेंगे इसमें, जो आपका आ जाएगा, इसमें फिर माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहां तक हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया। अब इसमें प्लस करेंगे, यहां तक हो गया है। शहबाज आलम, यस सर। अब ये जो आपका आएगा, ठीक है, इसमें आपको जो ऐड करना है प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे, किसको करेंगे, अंडर, जो इसके अंदर में जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन या लॉस, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन और आपका फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का, ठीक है, इसको आप प्लस कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है, या इसमें माइनस लेस, इसको करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इसको करने के बाद आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा, आप फिर इसमें माइनस, इसको प्लस कर दिए तो आपका क्या कहलाएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेलिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये फिक्स्ड और आपका वेरिएबल। ये आपका, इसको करने के बाद आपका क्या निकल आएगा, इसमें से नेट इनकम, नेट इनकम या फिर आपका प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको निकालना है। यहां पर यह देखना है कि जो पहला आपका पार्ट था स्थिर व्ययों में केवल स्थिर कारखाना व्यय, इका दूसरा सेकेंड पार्ट में हम ये लेते हैं कि जो इस आधार पर स्टाफ वैल्यूएशन में इसको शामिल किया जाता है। तो अवशोषण लागत में प्रति इकाई लागत तभी समान रहती है जबकि उत्पादन का स्तर समान रहे, यानी कि जब वो इक्वल रहेगा तब। लेकिन व्यवहार में विभिन्नताएं होती हैं और विभिन्न समयों में उत्पादन का स्तर समान नहीं रहता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज एक समान नहीं होती हर समय में, तो जिससे कि प्रति इकाई लागत में परिवर्तन आता है, भाई फ्लक्चुएट होगा तो उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर भी स्थिर लागत की कुछ राशि यथावत रहती है और उत्पादन स्तर में परिवर्तन होने पर प्रति इकाई लागत में परिवर्तन होने से प्रबंधन में निर्णय लेने में कठिनाई आती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
ये हो गया ना, नोट कर लिए आपने। अब इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं, आप पॉइंट वाइज उसको नोट करते चले जाएं। अवशोषण लागत विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसमें पॉइंट आप पॉइंट वाइज करते चले जाते हैं हम। पूर्ण लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण, पहला पॉइंट हो गया आपका प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट। तो इस विधि में उत्पादन से संबंधित सभी स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को जोड़ा जाता है जो उचित मूल्य निर्धारण करने में सहायक होते हैं। जहां इससे पूरी लागत वसूल हो जाने की निश्चितता रहती है, वहीं पर दूसरी ओर पूरी लागत के आधार पर मूल्य निर्धारण करने में सहायता मिलती है। जिन उपक्रम में मूल्य निर्धारण लागत यानी कि कॉस्ट प्लस, ठीक है, पद्धति अपनाई जाती है, वहां लागत की यही पद्धति उपयुक्त मानी जाती है और उपयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट आते हैं हम इसमें सकल और शुद्ध लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। तो इस पद्धति में आय विवरण में सकल और शुद्ध लाभ जो है इसका हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, एक सहायता मिलती है इसमें, यानी पृथक पृथक गणना करने में ये सहायक होती है, मीन्स अलग अलग उसकी गणना करने में काफी सहयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं व्ययों के बंटवारे का हल, सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट। तो इस पद्धति के अंतर्गत ऐसे व्ययों के बंटवारे की समस्या सॉल्व हो जाती है जिन्हें फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंसों में सरलता से ही और उसकी विश्वसनीयता के साथ उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट में आते हैं उत्पादन संसाधनों के प्रयोग का स्पष्टीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अनलिस्ट ऑन प्रोडक्शन रिसोर्सेस। तो अवशोषण लागत विधि में कारखाना ऊपरी व्ययों के अति या अल, है ना, अधिक और कम, जो अवशोषण को अलग से उसमें दिखाया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन। तो इससे उत्पादन संसाधनों के माने जो उसके रिसोर्सेज होते हैं उसकी कुशलता और अकुशलता, प्रयोग की स्थिति को स्पष्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट, यानी कि उत्पाद और आवधिक लागत में अंतर। तो इस विधि में उत्पादन लागत और आवधिक लागत में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि कौन सी लागत प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा से संबंधित है, यानी कि प्रोडक्शन के समय में कौन सी मात्रा में या कौन सी तरीके से उसका उपयोग किया गया है, और कौन सी लागत केवल समय से संबंधित है, टाइम से जो रिलेटेड, इसको भी बाइफरकेट किया जा सकता है। स्टॉक पर स्थिर लागत व्ययों का प्रभाव, चेंज ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ इन्वेंट्री। तो इस विधि में स्थिर कारखाना व्ययों का भार उस स्टॉक पर भी डाला जाता है जो चालू अवधि में नहीं बेचा जाता, किंतु भविष्य में विक्रय करने के लिए स्टॉक में रखा जाता है। फीलिंग ऑफ मोर रिस्पांसिबिलिटी अबाउट मेजर्स, यानी प्रबंधकों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना। तो हम देखते हैं कि इस विधि में विभाग और केंद्र की लागतों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी विभागों का केंद्र के मध्य स्थिर कारखाना व्ययों का सही एवं उचित आवंटन किया जाता है। तो ये आपकी एडवांटेज ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है, यानी कि अवशोषण लागत विधि के लाभ। अब जब हम लाभ की बात करते हैं तो इसकी लिमिटेशन की भी बात करते हैं। लिमिटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यद्यपि अवशोषण लागत विधि वर्तमान लागत लेखांकन के प्रारंभ से प्रचलित है, यानी कि ट्रेडिशनल के रूप में, परंपरागत विधि के रूप में माना जाता है, लेकिन इस विधि में कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन कंपैरिजन ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट,
यानी कि लागत की तुलना व नियंत्रण में कठिनाई। तो अवशोषण लागत उत्पादन के स्तरों पर प्रति इकाई लागत भी भिन्न हो जाता है। सामान्यतः उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर इकाई लागत कम हो जाती है और मात्रा में कमी होने पर इकाई लागत बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे लागत की तुलना और नियंत्रण में कठिनाई आती है। दूसरी बात होती है डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, यानी लोचदार बजट में कठिनाई। तो सामान्यतः अवशोषण लागत में स्थिर और परिवर्तनशील लागत में अंतर नहीं किया जाता, लेकिन इससे लोचदार बजट की तैयारी में थोड़ी समस्याएं आती हैं। इंक्लूजन ग्राफिक्स फैक्ट्री कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्थिर कारखाना व्यय को उत्पाद लागत में शामिल करना। डिफिकल्टीज इन मैनेजरियल डिसीजन, अवशोषण लागत पद्धति जो है अनेक प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक तो होती हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हेल्पफुल हो, सहायक हो। जैसे कि इसमें बनाओ खरीदो, विशिष्ट मूल्य ऑर्डर स्वीकार करें या ना करें, मंदी काल में न्यूनतम मूल्य, उचित उत्पाद मिश्रण, किसी उत्पाद लाइन को बंद करना आदि के जब निर्णय लिए जाते हैं तो उस समय डिफिकल्टीज आती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तो ये आपका अवशोषण लागत हुआ। अब अवशोषण लागत जो है, अब इसमें एक पॉइंट प्रश्न ये पूछे जाते हैं जनरली परीक्षा में कि अवशोषण लागत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि अवशोषण लागत और सीमांत लागत में क्या अंतर है। तो इसमें हम देखें कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में व्ययों परिवर्तनशील जो फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस, यानी कि आपका फ्लेक्सिबल और फिक्स है ना, उसको हम क्या करते हैं प्रोडक्शन मूल्य में शामिल करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्टिंग में लेते हैं। और सीमांत लागत में मार्जिनल कॉस्टिंग में परिवर्तनशील लागतों को उत्पादन लागत में शामिल करते हैं। स्थिर लागतों को अवधि लागत मान के माने उसको कंट्रीब्यूशन के रूप में उसको लिखित कर देते हैं, यानी कि घटा दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन मान लिया जाता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इसमें स्टॉक और मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग का जो वैल्यूएशन करते हैं उस समय में उन्हें शामिल किया जाता है, अर्थात उन्हें अवधि लागत पूर्ण रूप से ना मानकर उसके एक भाग को स्टॉक के रूप में आगे ले जाया जाता है। जबकि सीमांत लागत में स्टॉक के वैल्यूएशन में फिक्स कॉस्ट को नहीं शामिल किया जाता, इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि में प्रभावित किया जाता है, यानी कि उसी में उसको जोड़ दिया जाता है जिस वर्ष उनकी आवश्यकता हुई, यानी उत्पत्ति हुई, प्रारंभ हुई। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब बिक्री की मात्रा में से कुल लागत राशि घटा दी जाती है तो हमको प्रॉफिट मिल जाता है। किंतु मार्जिनल कॉस्टिंग में बिक्री की मात्रा में से परिवर्तनशील व्ययों को घटाने पर कंट्रीब्यूशन मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था 5 लाइन याद होगा। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस सी को है अंशदान, ठीक है, अंशदान मिल जाता है। और इसमें स्थिर व्ययों को घटाने के बाद लाभ की राशि मिलती है, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तब प्रॉफिट या लॉस मिलता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन जो है वो बेस होता है, उत्पादन मुख्य आधार होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सेलिंग बिक्री जो है ये मुख्य होता है, ठीक है। ये आधार होता है, बेस होता है। तो जैसे कि हम प्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोडक्शन को हम लेकर चलते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में
सेलिंग को हम लेकर चलते हैं, बिक्री को आधार मानकर चलते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में व्ययों को विभिन्न विभागों में विभाजित करना पड़ता है, जबकि सीमांत लागत में मार्जिनल कॉस्टिंग में व्ययों को दो भागों में विभाजित करते हैं, परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत। ठीक है, स्थायी वैल्यू, सॉरी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में निर्णय का आधार जो है वो प्रॉफिट होता है, यानी अवशोषण लागत लेखांकन में निर्णय का आधार लाभ प्रॉफिट होता है, जबकि सीमांत लागत में निर्णय का आधार अंशदान होता है। ठीक है, अंशदान, जिसको दशांश भी कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में लागतों का विभाजन परिवर्तनशील के आधार पर होता है, अर्थात फिक्स्ड और वेरिएबल। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लागतों का विभाजन संचालन प्रक्रिया, ऑपरेटिंग प्रोसेस के अनुसार से होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसके आधार पर होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो परिव्यय के अवशोषण या अधिशोषित अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन की संभावना बनी रहती है, क्योंकि स्थिर लागत का विभाजन आर्बिट्रेटरी होता है, यानी कि मनमानी के रूप में होता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसी कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि स्थिर लागतों को उसी वर्ष अवशोषित एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिस वर्ष में उसका प्रोडक्शन हुआ है, वह उदित हुआ है, यानी कि उसका बिगनिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम होता है, तो उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग में लाभ की मात्रा में तुलनात्मक वह अधिक होता है या अधिक होगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से कम है, अर्थात उसमें आपके सेल्स प्रोडक्शन से अधिक है, बिक्री उत्पादन से अधिक है, तो अवशोषित लागत लेखांकन में लाभ की मात्रा तुलनात्मक कम होगा, अर्थात उसमें कम होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वह भी हो जाता है। अब इसके आधार पर हम आगे जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आधार पर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यानी व्ययों का वर्गीकरण, ये भी मैंने आपको बताया। अभी फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कितना तीन भागों में विभाजित किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील व्यय, स्थिर लागतें, अर्ध परिवर्तनशील या अर्ध स्थिर लागतें। तो ये तीन भागों में इसको मुख्यतः बांटा गया है। और इसके अंतर्गत जैसे कि अर्ध परिवर्तनशील और अर्ध स्थिर लागत जो है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये ऐसी लागतें हैं जिनका एक भाग निश्चित सीमा तक स्थिर रहता है और दूसरा भाग उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होता रहता है, किंतु परिवर्तन की दर उत्पादन की मात्रा से सीधे अनुपात में यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहता है, प्रोपोर्शन में नहीं होता है। तो वास्तव में ये लागतें स्थिर लागतों का समूहीकरण है। तो सीमांत लागत लेखांकन में इसके परिवर्तनशील भाग और परिवर्तनशील लागतों के साथ जोड़ा जाता है और स्थिर भाग को स्थिर लागतों के साथ जोड़ा जाता है। तो अर्ध परिवर्तनशील यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ही पार्ट में कई तरीके से बांटे जाते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ एक्टिव कंपैरिजन मेथड, रेंज ऑफ मेथड, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड,
तो इस तरीके से कैलकुलेशन। अब जब लाभ की गणना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट जब होता है तो अवशोषण लागत लेखांकन और सीमांत लागत लेखांकन, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अलग अलग से किया जाता है, अर्थात दोनों में लाभ समरूप यानी इक्वल नहीं होता है, दोनों में एक जैसा नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में जो प्रोडक्शन जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रोडक्शन को बेस आधार मानकर चलते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सेलिंग प्राइस को आधार मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ये टाइम कॉस्ट है यानी अवधि पीरियड कॉस्ट है, अतः इसमें उसी अवधि में एब्जॉर्प्शन उसको कर लेना चाहिए जिस अवधि में वह उदित हुई है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सीमांत कॉस्टिंग लेखांकन में लाभ की गणना अलग अलग तरीके से की जाती है। सीमांत लागत लेखांकन में सामान्यतः उत्पादन की बिक्री माना जाता है और अंतिम एवं प्रारंभिक रहतियां लाभ की गणना में सामान्य रूप से शामिल नहीं होता है, और रहतियां की गणना करते समय यानी कि स्टॉक का जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस समय मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल हम वेरिएबल कॉस्ट को ही शामिल करते हैं, अर्थात वेरिएबल एक्सपेंसेस के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन किया जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसके कुल लागत में फिक्स एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं और उसके आधार पर उसका वैल्यूएशन होता है। तो इसमें दोनों के द्वारा जो प्रॉफिट शो होता है उसमें अंतर होता है, और दोनों अंतर के लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, और इसके लिए क्वेश्चंस जो हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर हम इसको स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल इसमें चालू करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वह मैं आपको स्पष्ट रूप से इसमें सरलता से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये आपका सीमांत लागत और अवशोषण लागत दोनों की थ्योरी पॉइंट जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, और जिन चीजों को मैंने आपको अभी तक बताया है और जो पिछली क्लासेस में आपको मैंने जो बातें बताई हैं उनको आपको समराइज करना है, और उसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व जब आप करें तो आसानी से कर सके। ठीक है, ओके। ठीक है सरबजीत।